डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। हम राष्ट्रपति के 5 पार्ट लेकर आ चुके हैं। आज हम छठा पार्ट है, उसमें राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों से जुड़े हुए अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे और राष्ट्रपति का पार्ट जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद राष्ट्रपति से जुड़े हुए क्वेश्चन की एक सीरीज भी लेकर मैं आऊँगा। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, प्रत्येक वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप उन प्रश्नों के जवाब दे सको। आज भी मैं इस वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और पिछली वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसको अभी मैं बताने वाला हूं। उस प्रश्न का जो जवाब है राम वकील और मुकेश ने देने की कोशिश भी की थी। तो चलते हैं हम आगे। तो हमारा प्रश्न ये था कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। निम्न में से सही है। तो 118 बताया गया। तो मान लो जब हमारा ऑप्शन ये आता है 119, 118, 120, 121, ऐसी सूरत में तो हमारा आंसर 118 हो सकता है। लेकिन जब मान लो ऑप्शन ऐसे आ जाए 118 खंड 1, 118 खंड 2, 118 खंड 3 और 118 खंड 4, जब इस प्रकार से ऑप्शन आ जाए तो हम ऐसी सूरत में क्या करेंगे? तो मैं बता देता हूं, इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन होगा, 118 खंड 4। अब क्यों होगा तो इसे मैं बता देता हूं आपको अच्छे से, आप इसे ध्यान देना। देखो जो 118 अनुच्छेद खंड 3 है उसमें यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया के नियम लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति से परामर्श करके कर सकेंगे। यानी 118 खंड 3 में लिखा है कि राष्ट्रपति जो संसद के संयुक्त अधिवेशन है उसकी प्रक्रिया के जो नियम है राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करके निर्धारित करेंगे। ये बात लिखी हुई 118 3 में। और 118 4 में ये लिखा हुआ है कि लोकसभा के अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे या उनकी अनुपस्थिति में खंड 3 के अनुसार प्रक्रिया के नियमों से निर्धारित व्यक्ति अध्यक्षता करेंगे। यानी अब हम इसको अच्छे से देखते हैं कि खंड 3 में तो ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद के जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी प्रक्रिया के नियम लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के परामर्श से कर सकेंगे, बना सकेंगे।
और खंड 4 में ये लिखा हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। ये हमारा आंसर था कि लोकसभा के अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। किस आर्टिकल में? तो 118 खंड 4 में ये लिखा हुआ है। और इसमें आगे लिखा हुआ है लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में खंड 3 यानी खंड 3 के अनुसार प्रक्रिया के जो नियम है उससे निर्धारित व्यक्ति अध्यक्षता करेंगे या वो पीठासीन होंगे। यानी ये जो राष्ट्रपति नियम बना रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं, इन नियमों से निर्धारित जो व्यक्ति हैं वो अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में। यानी हमारा उत्तर है 118 खंड 4। आपको ये बात अच्छे से समझ आ भी गई होगी। अब चलते हैं हम आगे। आगे जो हमारा अनुच्छेद है, जो हमारे 3 अनुच्छेद हैं जो शुरू में मैं बात करूंगा, वो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों से जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो पहला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113 और अनुच्छेद 117 खंड 1। तो इन तीनों अनुच्छेद को हम एक साथ देखेंगे। अनुच्छेद 112 ये कहता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के आय व्यय के वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद में प्रस्तुत करेंगे। कहने का मतलब अनुच्छेद 112 में लिखा हुआ है, ये वित्तीय शक्तियों से जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के आय व्यय के वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद में प्रस्तुत करेंगे। यहां मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है इसे ही हम बजट कहते हैं। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन जो ये अनुच्छेद 112 है ये बजट से संबंधित है, क्योंकि जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है यही बजट होता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति सरकार की जो आय व्यय है उसका वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में प्रस्तुत कराएंगे। ये 112 में लिखा हुआ है जिसे हम बजट कहते हैं। और जो ये वार्षिक वित्तीय विवरण होता है ये अनुमान होता है, यानी बजट एक अनुमान होता है, एक आंकलन होता है। ये भी आप ध्यान रखना। हालांकि बजट पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे, इसके लिए बजट से संबंधित मैं एक अलग से पार्ट बनाऊंगा। इतना अभी आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति के संदर्भ में कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के अनुसार संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाते हैं, यानी भारत सरकार के आय व्यय का जो वार्षिक विवरण है उसे संसद में प्रस्तुत कराते हैं। इसका पता हमें अनुच्छेद 112 से चलता है। और अनुच्छेद 113 के अनुसार संसद से किसी भी प्रकार के धन की मांग बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के नहीं की जा सकती। यानी अनुच्छेद 113 ये कहता है कि संसद में या संसद से किसी भी प्रकार के धन की मांग बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के नहीं की जा सकती, यानी जब तक राष्ट्रपति सिफारिश नहीं करेंगे तब तक संसद से किसी भी प्रकार के धन की मांग नहीं की जा सकती। और अनुच्छेद 117 खंड 1 में ये लिखा हुआ है वित्त से संबंधित विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या स्वीकृति से ही संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे। यानी वित्त से संबंधित जो विधेयक है वो हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति
से ही संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे। और राष्ट्रपति जब अनुमति देगी तभी संसद ऐसे विधेयक पर विचार करेगी और संचित निधि से धन दिया जाएगा। हालांकि अनुच्छेद 117 में बहुत सी बातें हैं, लेकिन जब हम बजट पर चर्चा करेंगे उसमें इन अनुच्छेद पर फिर से हम बात करेंगे। अभी हम राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि भी अनुच्छेद 112 ये कहता है कि राष्ट्रपति सरकार का, केंद्र सरकार का जो केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण है उसे संसद में प्रस्तुत कराएंगे। अनुच्छेद 113 ये कहता है कि संसद में किसी भी प्रकार के धन की मांग बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के नहीं की जा सकती। और अनुच्छेद 117(1) ये कहता है कि वित्त से संबंधित विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे। ये वित्त है विधेयक एक धन विधेयक होता है जिसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। तो वित्त और धन विधेयक में थोड़ा अंतर होता है, इन पर चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। अभी हमें इतना जानना है और आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा जो अगला अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। सामान्यकालीन शक्तियों में अनुच्छेद 123, और ये आज की हमारा लास्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 123 ये कहता है कि जब संसद के किसी भी सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, यानी संसद के किसी भी सदन का सत्र नहीं चल रहा हो और ऐसी परिस्थितियां हो जाए कि तुरंत कानून की आवश्यकता है या कार्रवाई की आवश्यकता है, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यानी अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, अधिकार देता है। यानी जब संसद का कोई भी सत्र में नहीं है या अधिवेशन में नहीं है, यानी संसद का कोई भी सदन अधिवेशन में नहीं है या उनका अधिवेशन नहीं चल रहा है और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कि तुरंत कार्रवाई की जरूरत है या कानून की जरूरत है, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे। ठीक है। और राष्ट्रपति के जो अध्यादेश हैं इसकी जो अवधि है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह है। और अगर आपसे पूछे कि अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह होती है। अब मैं आपको यहां बता देता हूं ये 6 सप्ताह और 6 माह कैसे हैं। देखो 6 सप्ताह तो ऐसे हैं कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश कब जारी किए, आपको पता है कानून संसद बनाती है, लेकिन कानून तो संसद तो अपने अधिवेशन में है नहीं और कानून की जरूरत पड़ गई तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देंगे। ठीक है। अब जब संसद का अधिवेशन चलेगा, संसद अपने सत्र में आ जाएगी, तो संसद का जो सत्र शुरू होगा, शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अगर वो संसद उस राष्ट्रपति के अध्यादेश को कानून बना देती है, यानी उसे पारित कर देती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर संसद 6 सप्ताह के अंदर उसे अनुमोदन नहीं करती है, पारित नहीं करती है, अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, तो 6 सप्ताह के बाद यानी 6 सप्ताह तक ही वो प्रभावी रहेगा, उसके बाद वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकते हैं,
यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे, अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, या जब संसद अपने अधिवेशन सत्र में आ जाएगी तो 6 सप्ताह के अंदर अगर संसद उसे पारित कर देती है अध्यादेश को तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं करती है 6 सप्ताह में तो वो अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाएगा या राष्ट्रपति वापस ले सकते हैं। और 6 माह वाली क्या बात है, 6 माह वाली बात है कि हमने पीछे चर्चा की थी कि 1 वर्ष में या जो संसद के 2 अधिवेशन है, समाप्ति वाला और होने वाला, उन दोनों के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। हालांकि अमूमन 3 अधिवेशन होते हैं हमारे 1 साल में, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होगा। तो संसद ऑफ हुई है और आगे संसद का जो अधिवेशन आएगा, संविधान के अनुसार मान लो 6 माह का अंतराल हो सकता है, तो 6 माह तो ये हो गए। और संसद के सत्र में आने के बाद 6 सप्ताह हो गए, तो अधिकतम अवधि होगी 6 माह 6 सप्ताह। ठीक है, अधिकतम अवधि है ये, इससे कम भी हो सकता है, ये अधिकतम है 6 माह 6 सप्ताह, और वैसे अवधि है 6 सप्ताह। ये आपको ध्यान रखना है। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि जो ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, तो आपको पता है संसद द्वारा बनाया गया कानून है, उसको न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। तो क्या राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए अध्यादेश को न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो क्यों, और नहीं किया जा सकता है तो क्यों? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा और उम्मीद है आपको यह समझ आ गया होगा। हालांकि थोड़ा वक्त लग सकता है पॉलिटी में आपको, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप पार्ट पढ़िए। हालांकि मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करता हूं, मेरी यही कोशिश है कि हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति के संदर्भ में ही इन अनुच्छेद को पढ़ें। धन्यवाद।